नमस्कार, मैं हूं सौम्या तारे और आप सभी का स्वागत है स्वदेश संवाद में। यह एक ऐसी श्रृंखला है जहां पर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवकों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और संगठन को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच हैं श्री राजेंद्र बांदिल जी। आप विभाग संघ चालक रहे हैं और लंबे समय तक आपने हिंदू गर्जना जो पुस्तिका है उसका संपादन किया है। अभी आप राष्ट्रोत्थान्यास के अध्यक्ष और मध्य भारत शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। आप पूर्व में कॉमर्स के प्रोफेसर रहे हैं। राजेंद्र बांदिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कब जुड़े और इसके पीछे क्या प्रेरणा रही? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वर्ष 1962 में जुड़ा और चूंकि मेरा परिवार संघ से पूर्व में ही जुड़ा हुआ था, पिताजी भी स्वयंसेवक थे और बड़े भाई साहब उस समय एक शाखा के मुख्य शिक्षक होते थे। उनके साथ मेरा संघ में जाना आना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से संघ से जुड़ाव बना जो आज तक बना हुआ है। तो इसके पीछे प्रेरणा कहीं ना कहीं परिवार रहा। पारिवारिक, मैं ही पिताजी और भाई साहब को देखते हुए संघ से जुड़ने का मन हुआ। तब से लेके अब तक बहुत कुछ बदलाव आए हैं, तो अगर हम उन बदलावों की बात करें तो पहले और अब में जो शाखा लगने की पद्धति है या जो कार्यक्रम योजना बनाने की पद्धति है, उसमें आप क्या परिवर्तन देखते हैं या पहले कैसे कार्यक्रम होता था? संघ में परिवर्तन आए हैं ऐसा कहते हैं क्योंकि हम उसके भौतिक स्वरूप को देख रहे होते हैं। यदि हम ऊपरी कार्यक्रमों आवरणों को हटा दें तो मूलतः संघ की विचारधारा में, संघ के विचार में, संघ के अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जब हम शाखा जाना प्रारंभ किए तब निश्चित तौर पर खेल खेलने की प्रेरणा प्रमुख थी, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, कार्यक्रमों में उपस्थित होते गए और वर्ष 1963 की दशहरा दीपावली के अवकाश में प्राथमिक वर्ग होते थे, तो हमारे पूरे विभाग का, जो पूर्व में चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग और शिवपुरी संभाग को मिलाकर के एक विभाग रहता था जिसको हम ग्वालियर विभाग कहते थे, उसका प्राथमिक वर्ग ग्वालियर में ही महलगांव में करौली माता मंदिर पर हुआ। उसमें मुझे जाने का अवसर मिला और मुझे स्मरण आता है कि वो प्राथमिक वर्ग ने मेरे जीवन की दिशा बदली। 7 दिन में वहाँ रहकर हमने जो संघ को समझा, उसको आगे जीने का प्रण लिया। उस समय 3 प्रचारक श्री लक्ष्मणराव जी तराणेकर ग्वालियर और मुरैना देखते थे, श्री गवारीकर जी भिंड जिला देखते थे, शिवपुरी और गुना को अण्णा जी साठोणे देखते थे। 3 जिला स्तर के प्रचारक, एक विभाग प्रचारक श्री मिश्री लाल जी तिवारी, तीनों ही उस वर्ग में उपस्थित थे। एक हमारा बौद्धिक कार्यक्रम देखते थे तराणेकर जी, शारीरिक जो है वो अण्णा जी देखते थे और बाकी की व्यवस्थाएं भोजन आदि की श्री गवारी जी कर जी देखते थे। बहुत आसानी से 7 दिन कब कट गए पता नहीं लगा। बाकी चर्चा सत्र और बौद्धिक के लिए नगर से लोग जाया करते थे। वहीं चिकटे जी और अण्णा जी काकरड़े
इनके साथ भी संपर्क बढ़ा और आगे बढ़ता गया। तब संघ के बारे में इतना ही जान पाए कि संघ यह हिंदू समाज का संगठन है और प्रत्येक हिंदू को हमें संघ के साथ जोड़ना है। इसी के लिए शाखा लगनी है और शाखा पर हमको हर व्यक्ति को लाने का प्रयास करना होगा। ये कहा जाता था कि हम समाज में परिवर्तन लाएंगे और राष्ट्र को एक उन्नतशील अवस्था में ले जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहा कि ये कैसे होगा। यद्यपि अधिकारी यही बात समझाते थे कि जब समाज में संगठन होता है तो स्वतः सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। उदाहरण देते थे कि यदि व्यक्ति के जीवन में उसका शरीर और उसका मन यदि अच्छा है, संगठित है, शुद्ध है, तो उसका पूरा जीवन ठीक रहता है। वैसे ही संगठन यह समाज की आवश्यकता है और संगठन होने पर सारी कुरीतियाँ, सारी विसंगतियाँ ये दूर हो जाएंगी। उसका कोई चित्र स्पष्ट नहीं था कि वो कैसे होंगी और कैसी बन जाएंगी। तब भी इस निष्ठा और विश्वास के साथ कि हम समाज परिवर्तन कर सकेंगे, हम लोग शाखा कार्य में जुटे रहे। आपने जिस वर्ग के बारे में बात की, तो उस वर्ग में अगर कोई ऐसा प्रसंग रहा हो जिसके कारण आपको लगा कि यही मेरी दिशा है या इससे मुझे जुड़ना है। संघ में यदि मैं मूलतः कहूं तो कार्यक्रमों से नहीं, संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक या अधिकारियों के व्यवहार से व्यक्ति में परिवर्तन आता है। ये हम लोगों का सौभाग्य ही मानना चाहिए कि हमें ऐसे व्यक्तित्व संपर्क में आए जिनके संपर्क में आने के कारण जीवन की दृष्टि बनती गई। उदाहरण के लिए मैंने अभी नाम लिए, उनमें श्री महिपति बालकृष्ण चिकटे, श्री कृष्ण त्रिम्बक काकिरडे अण्णा जी जिनको हम कहते हैं, श्री बापू साहब, बापू नाना मूंगे। ये बहुत सामान्य व्यक्तित्व हैं, बहुत सामान्य, दिखने में पता ही नहीं चलता कि उनकी महानता क्या है। यह महानता हमें उनके साथ संवाद करने पर, उनके साथ सहवास करने पर, रहने पर, कार्यक्रमों में 2-2, 4-4 घंटे उनके साथ समय बिताने पर समझ में आती हैं। और जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक सामान्य स्थिति में रहते हुए भी एक उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसित हो सकता है, तो हमारी वह प्रेरणा बन जाता है। बापू नाना जिनको मैं कई बार स्मरण करता हूँ, सामान्य शिक्षक थे। आर्थिक स्थिति घर की बहुत अच्छी नहीं थी, परिवार में सदस्य ज़्यादा, आय कम थी। और इसका यदि उदाहरण ही देना हो तो एक बार उनका पदवेश खो जाने पर, चप्पल जो है वो किसी द्वारा ले जाए जाने पर, वो 2 माह तक चप्पल नहीं खरीद पाए और वो अपने नंगे पैर से ही साइकिल चलाकर जहाँ जाना होता था वो जाते आते थे, विद्यालय जाते थे। उसके बाद भी उनकी संघनिष्ठा में कोई कमी नहीं थी और वह संघनिष्ठा जो हमने उनके व्यवहार में देखी, उसको अपने ऊपर ढालने का प्रयास किया। आजन्म हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे अपने से। तो प्रेरणा व्यवहार से ही जगती है। हमें ऐसे अनेक व्यक्तित्वों का साथ मिलने के कारण अनेक प्रकार के, जिन्हें हम वैयक्तिक गुण कहें, वे अपने अंदर हम निर्माण कर सकें। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर संघों को समझना है तो उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं,
हमें उनके साथ हिलना मिलना पड़ता है। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा आगे ले जा रही हूँ। ग्वालियर में जब आप सक्रिय थे या अभी भी हैं, तो ऐसे कोई प्रचारक जिनके आपको सानिध्य मिला हो, जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, या उनसे जुड़ा हुआ कोई प्रसंग हो, कोई बातचीत हो, जो आप बताना चाहेंगे? मैंने जैसा कहा कि हर कार्यकर्ता ही ऐसा है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। माननीय मिश्री लाल जी तिवारी, मैं कई बार सहज उदाहरण देता हूं कि गुणों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, लेकिन अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो ममता स्नेह का अगर भौतिक स्वरूप देखना हो तो मिश्री लाल जी तिवारी को देख लीजिए। आपसे वो 8-10 फुट दूर भी होंगे तो भी आपके अंदर उनका स्नेह झलकने लगेगा। उनके हर शब्द से, हर बात से ऐसा स्नेह झलकता था जैसे अपने परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग वह हमसे बात कर रहा है और वह हमको स्नेह और प्यार दे रहा है। ऐसे वो ममतामयी, उनका हृदय बिल्कुल हर संशोग के लिए खुला रहता था और उनके संपर्क में आने वाला कोई उनसे दूर जाने का नहीं सोच सकता था। लक्ष्मणराव जी तरणेकर शारीरिक दृष्टि से भी और बौद्धिक दृष्टि से भी अत्यंत संपन्न प्रतिभा रही, लेकिन विशेषता उनके पास बैठने से जो बौद्धिक शक्ति का निर्माण होता था, जो चर्चा उनके साथ होती थी, संवाद होता था, उससे आप गूढ़ विषयों को भी बहुत अच्छी तरह समझ लेते थे। महिपति बालकृष्ण चिट्टे जी, यूँ तो कहूँ कि कहते कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके साथ चलते चलते, उनके साथ बैठते बैठते, उनका व्यवहार दूसरों के साथ होते होते हम ये सीख लेते थे कि हमको कैसा बनना है। तो ऐसे अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कैसे व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है। आप लंबे समय से ग्वालियर में हैं, तो ग्वालियर में जब किसी सरसंघ चालक जी का प्रवास रहा हो, तो उसका अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। मैंने जैसा बताया, मैं 1962 से स्वयंसेवक बना। उस समय द्वितीय सरसंघ चालक जी श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, श्री गुरु जी, जिन्हें सभी लोग संबोधित करते थे, और जिसके कारण यह भ्रम था कि गुरुजी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह संघ के सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन यह उपमा उनको बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय वहाँ के छात्रों ने दी हुई थी, और वही उनका उपनाम, उपाख्य जिसे कहें, वह प्रचलित हो गया था। तो श्री गुरुजी से लेकर आज तक जितने भी सरसंघ चालक हैं वे सभी ग्वालियर आए हैं और उनके कार्यक्रमों में मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। श्री गुरुजी के तो अनेक कार्यक्रम स्मरण में हैं। वे यहाँ वार्षिक उत्सव में आए, छतरी मैदान पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और मुझे उस समय एक गण शिक्षक के नाते भूमिका अपनानी थी, और उसको लेकर मैं बहुत प्रफुल्लित था। साथ ही यह गंभीरता भी थी कि ठीक होना चाहिए काम। वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मुरैना में कार्यक्रम हुआ। यह उस समय पर एक सामान्य सा भी चलन था कि आसपास कहीं सरसंघ चालक जी आते थे तो उनका उद्बोधन सुनने के लिए लोग जाया करते थे। लेकिन मुरैना में जो कार्यक्रम हुआ वह योजना से हुआ संघ की, और उसमें विभाग के स्वयंसेवकों को पहुंचना था जो पूर्व निश्चित थे।
पंचायती धर्मशाला में कार्यक्रम था और उस दिन अचानक प्रातःकाल से खूब जोर की वर्षा हो गई, तो बनाया गया पंडाल वगैरह सारा ध्वस्त हो गया। और इतना ही नहीं तो मैदान में कीचड़ हो गई जहाँ पर सब लोग बैठकर उद्बोधन सुनने वाले थे। लेकिन संघ के अधिकारियों की भी एक विशिष्ट योग्यता रहती है कि वे ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में से भी रास्ता निकाल लेते हैं। तो उस धर्मशाला की छत कुछ इस प्रकार की थी कि बीच में एक बड़ा सा उठा हुआ कमरे का जो अधिक ऊंचाई वाला था उसका पटाव था, बाकी दो तरफ नीची छत थी। तो स्वयंसेवकों को नीची छत पर दोनों तरफ बिठाला और बीच के उस उठे हुए भाग को मंच के रूप में प्रयोग करते हुए माननीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन हुआ। सभी ने उस उद्बोधन को ठीक से ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। तत्काल की गई, लेकिन संगठन की सूचना के अनुसार व्यवहार के आदि स्वयंसेवकों ने ऐसी परिवर्तित स्थितियों में जो नई व्यवस्था है उसको स्वीकार कर लेना, यह भी संघ के कार्यक्रमों में एक सिखाई जाने वाली बात है। बाड़ा साहब देवरस का भी ग्वालियर में 2-3 बार प्रवास हुआ उन दिनों। गुरुजी का प्रवास उस समय एक यहाँ पर जब संघ शिक्षा वर्ग लगा था उसमें भी हुआ। बाड़ा साहब के बाद सुदर्शन जी, राजेंद्र सिंह जी अपने रज्जू भैया बने, वे भी आए। उस समय भी एक संघ शिक्षा वर्ग था, मैं उसमें बौद्धिक प्रमुख की भूमिका में था। इस कारण से उनके साथ थोड़ा निकट बैठने का, बातचीत करने का अवसर मिल गया। उसके बाद सुदर्शन जी जब सरसंघ चालक बने 2009 तक, सुदर्शन जी के साथ तो चूँकि पूर्व परिचय था, वे मध्य भारत प्रांत से ही गए थे, मध्य भारत प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे हो। ग्वालियर उनका आना जाना बहुत बार हुआ, बहुत बार बहुत छोटी छोटी बैठकों में, जिसमें 10-5 संसद उनके साथ बैठ के संवाद करते थे। तो उनसे बहुत निकटता का परिचय था। तो सरसंघ चालक बनने पर और अधिक प्रसन्नता हुई और उनसे बातचीत करने में ना कोई संकोच था। और मोहन राव जी यह भी अपने ग्वालियर में आ चुके हैं प्रतिनिधि सभा के समय, कोष वर्ग के समय। तो सभी के द्वारा आए जाने पर जो भी कार्यक्रम रहे, उन कार्यक्रमों में संयोजन की जो भी दायित्व मिले, उन सब दायित्वों का निर्वाह किया हुआ है, सबको पास से देखा है। केवल प्रथम सरसंघ चालक जी, जिनका स्वर्गावलोकन ही मेरे जन्म से पूर्व हो गया था, उनको नहीं देखा। सरसंघ चालक जी का कार्यक्रम हो तो निश्चित तौर पर जो उसकी तैयारियां हैं वो लगभग 1-1.5 माह पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती हैं। अनेक कार्यकर्ता अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं में लगते हैं, बड़ी गंभीरता, क्योंकि कार्यक्रम ऐसे रोज रोज नहीं होते। तो सरसंघ चालक जी का कार्यक्रम मिलना और उसको ठीक से संपन्न करना प्रत्येक स्वयंसेवक का यह दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। ऐसे बड़े कार्यक्रमों के आयोजन में हमें कुछ और नई व्यवस्थाएं करने का अवसर मिलता है और उससे हम उन व्यवस्थाओं को करना सीखते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोगों का आना, बड़ी संख्या में उनका रुकना, उनके बैठने की व्यवस्था, बौद्धिक की, उद्बोधन की व्यवस्था, तो निश्चित तौर पर ऐसे बड़े कार्यक्रमों से और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे स्मरण है श्री महिपति जी चिकटे के साथ ही मैं ऐसे 1-2 बड़े कार्यक्रमों में रहा साथ में, तो वो मुझे घुमा करके दिखाते थे कि व्यवस्था कैसे की जाती है, कितना स्थान लगता है, कितने लोग लगते हैं, क्या सामग्रियां लगती हैं, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं व्यवस्था बनाते समय। यही नहीं और भी कहीं उनके एक स्वभाव में था
कहीं भी बड़े कार्यक्रम में जब भी कहीं उपस्थित होने का भी अवसर मिलता था तो वो सारे परिसर को घूम फिर करके और हम लोगों को दिखाते थे कि देखो कैसी व्यवस्था की हुई है। तो इस प्रकार से व्यवस्था निर्माण करने का कौशल्य हमको सीखने के लिए मिलता है। आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिताजी खुद विधायक भी रहे हैं, तो इतनी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद भी आपने राजनीति का मार्ग नहीं चुना और संगठन का चुना, तो उसके पीछे क्या प्रेरणा रही? जहाँ तक मुझे स्मरण है, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1952 में हुई ऐसा बताते ही हैं, लेकिन साथ में ये भी बताते थे कि यह अनुभूति होने पर कि राजनीतिक क्षेत्र में भी सुचिता निर्माण करनी है और राजनीतिक क्षेत्र को भी एक समाज सेवा का क्षेत्र मानकर के काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। स्वतंत्रता के पूर्व ऐसे अनेकों व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए झोंक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर जी को यह आभास हो गया था कि जब देश स्वतंत्र होगा और सत्ता में लोग जाएंगे तब उनके चरित्र में गिरावट के अवसर पर्याप्त होंगे। और बाद में जब उनकी भेंट श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी से हुई तब भी यह विषय आया और उन्होंने जब निवेदन किया किसी राजनीतिक दल बनाने का तो इस पर विचार करने के लिए उन्हें श्री गुरु जी को कहा। तो 1952 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना कुछ प्रचारक संघ के देकर हुई तब एक बहुत स्पष्ट विचार था कि राजनीतिक क्षेत्र में वही व्यक्ति जाएं जो एक अनुशासन में रहकर एक प्रामाणिकता के साथ समाज सेवा के भाव के साथ राजनीति को करें। और ऐसा ही हर बार हर अवसर पर विचार सामने आता था। हमने देखा है कि चुनाव में प्रत्याशी खड़े होने के बाद भी वह किसी गलत नीति पर चलकर चुनाव जीतने का विचार नहीं करता था। उसका खुद का उदाहरण तो दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी रखा। जब उनको चुनाव लड़ना पड़ा और जब ये बताया कि ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और आप ब्राह्मण हैं, इस आधार पर आप वोटों को मांगेंगे, ब्राह्मणों को संगठित करेंगे तो आप जल्दी जीत निश्चित आपकी होगी, उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया। तो किसी प्रकार का जातिवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर या पैसे के आधार पर चुनाव जीतना यह भारतीय जनसंघ की रीति नीति में नहीं था। क्रमशः इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली। जहाँ तक मेरे पिताजी थे वे भी ऐसे ही एक सुचितावान कार्यकर्ता रहे। पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा के ही नाते राजनीति करते हुए व्यतीत किया और यही मेरे भी ध्यान में था। मेरा स्वभाव कह लीजिए या मेरा विचार कह लीजिए कुछ इस प्रकार का बना कि हमें समाज सेवा का ही काम कर रहा है। राजनीति ये हमारे मन का विषय नहीं है, इसलिए राजनीति से दूर रहना चाहिए। यही कारण रहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में आज तक बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। राजेंद्र बांदिल जी के बारे में लोग कहते हैं कि आप उनसे अगर बातचीत करें
तो ही आपका अध्ययन हो जाता है। वह अपने आप में खुद ही एक पाठ्यक्रम है, खुद ही एक संस्थान है और यह बातचीत सुनने के बाद ठीक वैसी ही अनुभूति होती है। आपका बहुत बहुत आभार।